हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का विद्यार्थी कम्युनिटी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में। आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आने वाले सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही क्वेश्चन डिजाइन करके लाता हूं जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, या फिर जो पहले सीजीपीएससी या व्यापम के द्वारा एग्जाम में पूछे गए हो। तो चलिए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, इस राज्य का प्रथम मराठा शासक निम्नलिखित में से कौन थे? वेंकोजी भोसले, बिंबाजी भोसले, अप्पा साहब या फिर परसोजी भोसले? तो इसका सही आंसर जो होगा वह है हमारे बिंबाजी भोसले जी। क्योंकि छत्तीसगढ़ में अप्रत्यक्ष शासन की बात करें तो अप्रत्यक्ष शासन 1741 से 1757 तक हुआ, लेकिन जब बिंबाजी भोसले आए 1758 से 1787 तक इन्होंने प्रत्यक्ष रूप से शासन किया था। इसके बाद और जो शासक आए जैसे कि चिमरा जी हो गया, वेंकोजी हो गया, अप्पा साहब हो गया, इन्होंने ने जो होती प्रत्यक्ष शासन नहीं किया। चिमरा जी ने थोड़े से समय के लिए प्रत्यक्ष शासन किया था, लेकिन उसके बाद जैसे ही वेंकोजी आए, वेंकोजी के आते ही सूबेदारी व्यवस्था का प्रारंभ कर दिया। मतलब सूबेदारी व्यवस्था का मतलब ये है कि वो नागपुर में ही रहकर छत्तीसगढ़ का शासन संचालन करते थे, यहाँ सूबेदारों की नियुक्ति कर दी थी। लेकिन अगर हम प्रत्यक्ष प्रथम शासक या फिर प्रत्यक्ष मराठा शासक बोले तो दोनों में बिंबाजी भोसले ही होंगे। चलिए आगे देखते हैं हम इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य इस राज्य के प्रथम मराठा शासक बिंबाजी भोसले से संबंधित नहीं है? रतनपुर और रायपुर का प्रशासनिक एकीकरण, रतनपुर में राम टेकरी मंदिर का निर्माण, सूबेदारी व्यवस्था का सूत्रपात या फिर परगना पद्धति का प्रारंभ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ये, इसके सूबेदारी व्यवस्था का सूत्रपात नहीं किया था। चलिए हम आगे देखते हैं, बाकी ये सभी कथन सही। हम जो बिंबाजी भोसले के बारे में वो सारे फैक्ट चलिए देखते हैं जो कि एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ये बिंबाजी भोसले 1758 से लेकर 1787 तक इसका शासनकाल रहा। इसके बारे में महत्वपूर्ण फैक्टों की अगर मैं बात करूँ तो इनके निर्माण कार्य जो होते, संगमेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था, ये सभी रतनपुर में ही करवाए गए थे, तो क्योंकि मराठों की राजधानी रतनपुर थी। ठीक है, राम टेकरी मंदिर, खंडोबा मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, अमरकंटक में नर्मदा माई मंदिर में कुंडवा मंदिर का जो होती है निर्माण करवाया था, और रतनपुर में जो होती है मस्जिद का भी निर्माण करवाया था। अगर हम जीर्णोद्धार की बात करें तो दूधाधारी मठ जो कि बलभद्र द्वारा निर्मित है, उसका जो होती है जीर्णोद्धार बिंबाजी भोसले द्वारा कराया गया था। तो ये सभी फैक्ट जो होती है बहुत ही आईएमपी है, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। प्रशासनिक सुधार की अगर बात करें तो परगना पद्धति के सूत्रधार माने जाते हैं, और जबकि जन्मदाता जो होती है वो विठल राव दिनकर जी है। ये व्यापम द्वारा ये लिया गया है ना, ठीक है, क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राजनांदगांव और खुज्जी नामक दो जिम्मेदारियां को जो होती जमींदारियां जो होती है प्रारंभ की थी। रायपुर एवं रतनपुर का प्रशासनिक एकीकरण किया था, क्योंकि कलचुरी काल में रायपुर और रतनपुर जो अलग अलग शाखाओं में थी, इनका दोनों का एकीकरण कर बिंबाजी भोसले ने रतनपुर को मराठों की राजधानी बनाई थी। रतनपुर के प्रशासनिक जो होती है, रतनपुर में न्यायालय की स्थापना की थी, और मोहम्मद खान तराना नामक एक जो होती है सेवक था, उनको इनकी बहादुरी के बदले में जो होती है मदनपुर भोसले ने मदनपुर किले के 5 स्थान अकलतरा, लवन, खरौद, मदनपुर और कीकरदा, ये 5 जगहों को जो होती है उन्होंने भेंट किया था। किसे? तो मोहम्मद खान तराना को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है इनके जो होती है 8 जो होती अष्ट प्रधान इन्होंने साथ लाए थे। मैंने कुछ को नाम लिखा है, चलिए देखिए। घोड़ो महादेव जो होता राज्य का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होता था, देखते हैं। कृष्ण भट्ट उपाध्याय जो थे वो राज पंडित थे। मसार नील्हे जो सह सलाहकार थे, किसके? ये घोड़ो महादेव के सह सलाहकार थे। वहीं मोहम्मद खान की बात करें तो इस शासन में थे, और कादर खान सेना विभाग में थे। अगर नीलू पंडित की बात करें, नीलू पंडित जो है वो सेनापति थे। वहीं पांडुरंग की बात करें तो सर सेनापति थे। नीलू पंडित जो होती है बहुत इम्पोर्टेंट व्यक्ति थे नीलू,
क्योंकि इन्होंने जो होती है सेना में भाग का प्रमुख जिम्मेदारी निभाई थी। इसलिए नीलू पंडित को कहा जाता है कि अगर ये नहीं होते तो शायद बिंबाजी भोसले छत्तीसगढ़ में शासन प्रशासन की जिम्मेदारी अच्छे तरीके से कर पाते। इसलिए नीलू बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नीलू पंडित को आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिम्पल जी के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। बिंबा जी है ना, एक्चुअली बिंबा जी है, बिंबा जी। ठीक है, आप लोग इसे थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, ये बिंबा जी है। बिंबा जी छत्तीसगढ़ से प्राप्त भू राजस्व का कोई हिस्सा नागपुर नहीं भेजते थे। बिंबा जी ने छत्तीसगढ़ में कम जो होती कमामीदारों की नियुक्ति की गई थी। तो इनमें से सही कथन का आप लोगों को चुनाव करना है। तो इसका सही कथन जो है वो बी, ए सिर्फ सही है। भू राजस्व का कोई भी हिस्सा वो नागपुर नहीं भेजते थे, जबकि बिंबाजी भोसले ने कमामीदारों की नियुक्ति नहीं की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1857 के तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में सीताबर्डी की लड़ाई कैसे समाप्त हुई थी? मराठा हार गए थे, अंग्रेज हार गए थे, युद्ध जो होती है वो अनिर्णायक था, या फिर रतनपुर में सभी मराठा की जो होती है स्वीकार कर लिया गया और अंग्रेजों ने इस क्षेत्र को से जो होती है बाहर निकाल दिया गया। तो इसका सही आंसर की अगर बात करें तो ये जो थे मराठा सीताबर्डी के युद्ध में हार गए थे और यहीं से छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष रूप से मराठा शासन जो होती है वो आ गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश शासन के रिकॉर्ड के अनुसार छत्तीसगढ़ में से कौन से तहसीलदारी कैप्टन सैंडिस, नहीं सैंडिस है ना, सैंडिस, कैप्टन सैंडिस ने जो होती है निर्माण करवाया था? सिरपुर, लवन, सिहावा या फिर लोरमी? इसका सही आंसर है ये लोरमी। लोरमी और तरेंगा दोनों की स्थापना जो थी वो सैंडिस ने की थी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारण सत्य है जिससे इस राज्य को ब्रिटिश संरक्षण में जाना पड़ा? ऐसा कौन सा कारण था जिसके बाद जो होती है छत्तीसगढ़ को ब्रिटिश संरक्षण के अंतर्गत जाना पड़ा था? 31 मई 1818 को नागपुर में रेजिडेंट जेनकिंस की जो होती घोषणा रखो जी धृति की अल्पव्यवस्था समाप्त होने तक संपूर्ण मराठा ब्रिटिश नियंत्रण में रहेगा। नागपुर में भोसला शासक अप्पा साहब अंग्रेजों से पराजित हुआ। अप्पा साहब ने राज्य को अंग्रेजों को दे दिया, या फिर नागपुर के भोसला शासक अप्पा साहब को अंग्रेजों ने पराजित किया? इसमें से कौन सा सही कारण है जिसके पश्चात जो थी वो 1818 से 1830 के मध्य जो ब्रिटिश जो छत्तीसगढ़ है वो ब्रिटिश संरक्षण के अंतर्गत आ गया, जिसके अंतर्गत जो होती है विभिन्न लोगों की नियुक्ति की गई, अधीक्षकों की नियुक्ति की गई थी। चलिए बताइए, तो इसका सही आंसर जो है वो ए है। 31 मई 1818 को जो हमारे रघुजी तृतीय थे वो अल्पवयस्क थे। इसी के कारण जब तक वो वयस्क नहीं हो जाते, कौन, रघुजी तृतीय, तब तक के लिए छत्तीसगढ़ का शासन अंग्रेजों के अधीन रहेगा। इसीलिए कहा जाता है कि 1818 से 1830 के मध्य ब्रिटिश अधीक्षकों की नियुक्ति की गई, जिनके अंतर्गत एगेन्यू, एडमंड, सैंडिस, विल्किंसन, क्राफर्ड ऐसे लोग आए और उन्होंने 1818 से लेकर 1830 तक छत्तीसगढ़ का शासन प्रशासन संचालित किया था। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कीजिए। अगर आप लोग हमारे चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्त यारों तक शेयर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन उग्रवादी विचारधारा से संबंधित नहीं थे? बैरिस्टर CM ठक्कर, लक्ष्मीराव उदिरकर, ठाकुर हनुमान सिंह, पंडित रविशंकर शुक्ल? तो इसका सही आंसर जो है वो बैरिस्टर CM जो थे वो उग्रवादी विचारधारा के नहीं थे, जबकि वो नरम दल के थे। ठीक है, बाकी सभी उग्रवादी थे। चलिए हम आगे देख लेते हैं। नरम दल और गरम दल में छत्तीसगढ़ में कौन कौन से व्यक्ति थे? अगर हम नरम दल की बात करें तो दादा साहब खरपड़े, एक मिनट ना, हाँ गरम दल है ना, गरम दल दादा साहब खरपड़े, रविशंकर शुक्ल, वामन राव लाखे, हनुमान सिंह, लक्ष्मीराव उदिरकर और माधवराव सप्रे, ये सभी के सभी छत्तीसगढ़ में गरम दल से संबंधित थे। वहीं हम नरम दल की बात करें तो शिवराम मुंजे, CM ठक्कर, राय बहादुर, नारायण राव मेघावाले,
डॉक्टर मुधोलकर और जो थी डॉक्टर केलकर और हरि सिंह, ये सभी लोग जो थे वो नरम दल विचारधारा के थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रायपुर की कौन सी घटना को सूरत फुट 1907 की पृष्ठभूमि कहा जाता है? 1 अप्रैल 1907 को भारतीय सांस्कृतिक परिषद की बैठक, 28 फरवरी 1907 को अखिल भारतीय कांग्रेस परिषद, 8 अप्रैल 1907 को मजदूर सम्मेलन या फिर 29 मार्च 1907 को प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, 29 मार्च 1907 को प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। माधवराव सप्रे द्वारा संपादित हिंदी केसरी के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? इसके संपादक मंडल में वामनराव लाखे जी थे, इसने स्वदेशी आंदोलन का प्रचार किया, या फिर इस पत्र में देश की दुर्दशा नामक एक लेख छपा था। हिंद केसरी का प्रकाशन नागपुर से किया गया। तो देखिए तो हमें तीनों ऑप्शन एकदम करेक्ट है, लेकिन ये तीनों ऑप्शन, ये माधवराव सप्रे जो वामनलाल लाखे जी थे ना, ये इनके संपादक मंडल में नहीं थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने 1857 में छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता की पहली युद्ध का नेतृत्व किया था? रविशंकर शुक्ल, हनुमान सिंह, या फिर वीर नारायण सिंह, या फिर सुरेंद्र बहादुर? इसका सही आंसर होगा वीर नारायण सिंह ने छत्तीसगढ़ में 1857 की जो होती लड़ाई लड़ी थी सबसे पहले, इसीलिए छत्तीसगढ़ का प्रथम जो होती है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीर नारायण सिंह को कहा जाता है। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगातार पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है। 26 नवंबर संविधान दिवस के दिन आप लोगों का CGPSC का नोटिफिकेशन आ जाएगा। वहीं साथ ही साथ अगर हम CGSI की बात करें तो SI से संबंधित सारे जो होती है प्रोग्राम आप लोगों का लॉन्च हो ही गया है, एडमिशन भी हो गया है। तो अब समय आ गया है कि आप लोग जी जान से तैयारी कीजिए, पढ़ाई में लग जाइए। चलिए, धन्यवाद।